Hello students, your SST teacher Atul sir is going to teach political science for class 10th. So this time your chapter is federalism. आज मैं आप लोगों को फेडरलिज्म के बारे में समझाने का प्रयास करूँगा। तो आइए हम लोग अपना नया चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का शुरू करते हैं। आप बोर्ड पर देख सकते हैं मैंने 3 टॉपिक लिखा है। आपका पहला टॉपिक है एग्जाम्पल्स ऑफ फेडरलिज्म। यहाँ हम फेडरलिज्म के उदाहरण को समझेंगे या उदाहरण के द्वारा फेडरलिज्म को समझेंगे। दूसरा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म, यानी हम फेडरलिज्म के परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, उसके बाद हम आप लोगों को तीसरा टॉपिक पढ़ाएंगे जिसमें हम आप लोगों को यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में भी समझाएंगे। तो इस प्रकार आपके अतुल सर आपको 3 टॉपिक समझाने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, चलिए हम आपको ये सारे टॉपिक 1 बाय 1 करके समझाने का प्रयास करते हैं। तो पहला टॉपिक है एग्जाम्पल्स, यानी उदाहरण के द्वारा हम आपको फेडरलिज्म चैप्टर को समझाने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, पहले चैप्टर में आपको बेल्जियम देश और श्रीलंका देश याद होगा। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है, वहीं दूसरी ओर श्रीलंका एशिया का एक आइलैंड कंट्री है। दोनों देशों के बारे में आप काफ़ी कुछ जानते हैं। मैं आप लोगों का ध्यान पावर शेयरिंग के तरफ ले जाना चाहता हूँ। आपको याद होगा बेल्जियम देश में डच स्पीकिंग पीपल और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल अपने देश के संविधान में 4 बार परिवर्तन करते हुए फेडरल सिस्टम को अपनाया था, जिसके बाद बेल्जियम देश में एक स्टेट गवर्नमेंट वालोनिया रीजन में और एक स्टेट गवर्नमेंट फ्लेमिश रीजन में बना दिया गया था, जबकि बेल्जियम देश में एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाया गया था, जिनमें मंत्रियों की संख्या बराबर थी, यानी जितने मंत्री डच के थे उतने ही मंत्री फ्रेंच के थे वहाँ के सेंट्रल गवर्नमेंट में। वहीं दूसरी ओर श्रीलंका में सिंहला गवर्नमेंट फेडरल सिस्टम नहीं लाना चाहती थी, जबकि तमिल स्पीकिंग पीपल एक इंडिपेंडेंट स्टेट गवर्नमेंट की मांग किए थे श्रीलंका के नॉर्दर्न रीजन में, और एक इंडिपेंडेंट स्टेट गवर्नमेंट की मांग किए थे श्रीलंका के ईस्टर्न रीजन में। क्योंकि श्रीलंका के नॉर्दर्न और ईस्टर्न रीजन में तमिल लोगों का मेजॉरिटी था। तो मेजॉरिटी के आधार पर, मेजॉरिटी के आधार पर तमिल लोग श्रीलंका के नॉर्दर्न और ईस्टर्न रीजन्स में अपना स्टेट गवर्नमेंट चलाना चाहते थे। इस प्रकार श्रीलंका के तमिल लोग फेडरल सिस्टम लाना चाहते थे, जबकि श्रीलंका के
सिंहला गवर्नमेंट फेडरल सिस्टम के खिलाफ थी, जिसके कारण श्रीलंका में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही रह गया। तो दो देशों के उदाहरण से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि जहां एक और बेल्जियम में फेडरल सिस्टम आया, वहीं दूसरी ओर श्रीलंका में यूनिटरी सिस्टम को अपनाया गया। तो इससे फेडरलिज्म के डिफिनीशन को समझने में आसानी होगी। तो बच्चों आइए हम आपको फेडरलिज्म के डेफिनीशन को समझाने का प्रयास करते हैं। तो फेडरलिज्म का जो डेफिनीशन है वह इस प्रकार है। फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। यानी फेडरलिज्म गवर्नमेंट का एक सिस्टम है जिसमें पावर को बांट दिया जाता है। एक सेंट्रल अथॉरिटी और उस देश के कई कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में पावर को बांट दिया जाता है। बच्चों यदि आपको इस डिफिनीशन से स्पष्ट रूप से फेडरलिज्म समझ में नहीं आया तो आप इसे और बढ़िया से समझने का प्रयास करें। सेंट्रल अथॉरिटी का मतलब होता है केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स का मतलब आप स्टेट गवर्नमेंट से लगा सकते हैं। यानी वेरियस स्टेट्स गवर्नमेंट्स होते हैं। जहां एक और सेंट्रल अथॉरिटी है तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट समझ लीजिए, और दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है उसको स्टेट गवर्नमेंट्स समझ लीजिए। तो देखिए डेफिनीशन आसान हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं, फिर से समझिए। फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which the power is divided between a central authority यानी between a central government and various constituent units यानी various state governments। एक बार फिर समझिए। फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड, पावर बांट दिया जाता है केंद्र सरकार और उस देश के अनेक यानी कई राज्य सरकारों के बीच। तो इस तरह से जब पावर बांट दिया जाएगा तो वहाँ फेडरल सिस्टम आता है। और इस डिफिनीशन के बाद बच्चों आपको एक चीज क्लियर हो जाएगा कि जब पावर बांटे जाते हैं तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आता है। यानी किस में बांटे जाते हैं बच्चों? तो आप कह सकते हैं वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स में बांट दिए जाते हैं। और जब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स में नहीं बांटा जाता है तो बच्चों वहाँ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही रहता है। तो अब आपको तीसरा टॉपिक समझना है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसे कहते हैं। तो ये आपको अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। चलिए हम इसको और क्लियर करते हैं। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही होता है, जैसे श्रीलंका में। जबकि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है और कई स्टेट गवर्नमेंट्स भी होते हैं, जैसे बेल्जियम में। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में
स्टेट गवर्नमेंट्स अगर होते भी हैं, यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अगर होते भी हैं, प्रोविंस में अगर गवर्नमेंट्स होते भी हैं, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सब ऑर्डिनेट होते हैं, गुलाम होते हैं। अगर यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में अगर स्टेट गवर्नमेंट्स बना भी दिए गए, तो वो स्टेट गवर्नमेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के गुलाम होते हैं, सब ऑर्डिनेट्स होते हैं। जबकि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट्स के सब ऑर्डिनेट्स नहीं होते हैं, गुलाम नहीं होते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंडिपेंडेंट होकर काम करती है और स्टेट गवर्नमेंट्स भी इंडिपेंडेंट होकर इसमें काम करती है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट अपने स्टेट गवर्नमेंट्स को, अपने सब ऑर्डिनेट्स स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑर्डर दे सकती है, परंतु यह फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट अपने स्टेट गवर्नमेंट्स को किसी तरह का ऑर्डर नहीं दे सकती है, न उसे वो किसी तरह का सवाल कर सकती है। और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो किसी तरह का क्वेश्चन भी नहीं करती है, और स्टेट गवर्नमेंट्स जो होते हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के प्रति आंसरेबल नहीं होते हैं। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट भी सिटीजन्स के प्रति, आम नागरिकों के प्रति ही आंसरेबल होती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं उन्हें भी केवल लोगों को ही जवाब देना पड़ता है। जबकि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं उन्हें हर प्रश्नों का जवाब सरकार को, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो इस प्रकार से यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं। जहाँ पावर नहीं बांटा जाता है वहाँ केवल यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जैसे कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए। उदाहरण के लिए बच्चों, श्रीलंका सबसे अच्छा उदाहरण है। जबकि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है और कई स्टेट गवर्नमेंट्स भी होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं। इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वह पूरे देश के लिए होता है, आप सभी जानते हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं वो अपने स्टेट के डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। तो ये व्यवस्था बच्चों भारत में भी है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो व्यवस्था है वो भारत में भी है। बच्चों, भारत ने फेडरलिज्म को अपनाया है। भारत में न केवल 2 लेवल की सरकारें हैं, भारत में 3 लेवल की सरकारें हैं। 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट और कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स, और उसके नीचे कई सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी छोटे छोटे गवर्नमेंट्स हम रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में बनाए हैं। तो हमारे देश में बच्चों फेडरलिज्म सबसे मजबूत है। तो बच्चों, आपको उम्मीद है फेडरलिज्म का ये पहली पढ़ाई आपको समझ में आ गई होगी। इसके आगे की पढ़ाई बच्चों मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।